वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, एक ऐसा मुद्दा जिस पर जितने मुंह उतनी बातें हैं। हर तरफ कंफ्यूजन है, अफवाहें हैं और सबके अपने अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को बिल्कुल सिंपल शब्दों में तोड़कर समझते हैं। यूसीसी आ गया तो क्या? सीधा सवाल यह है कि आम आदमी की प्रॉपर्टी, शादी और विरासत का क्या होगा? इन सब पर क्या असर पड़ेगा? अगले कुछ मिनट्स में आइए इसकी पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये यूसीसी है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है एक देश एक कानून। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दें, ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है। इसका लेना देना है पर्सनल मैटर्स से, यानी शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस। इन सब के लिए एक सिंगल कोड जो हर धर्म के लोगों पर, सब पर बराबर लागू होगा। लेकिन अगर ये इतना सिंपल है तो इस पर इतना विवाद, इतनी बहस क्यों है? इसकी जड़ है हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स की आपस की टक्कर में। ओके, तो इसको ठीक से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है आर्टिकल 44। ये क्या है? ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी सरकार के लिए एक गोल सेट किया गया है कि वो देश में यूसीसी लाने की कोशिश करेगी, ठीक है? और दूसरी तरफ है आर्टिकल 25, जो हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी का फंडामेंटल राइट देता है। और ये एक फंडामेंटल राइट है जिसे आसानी से छीना नहीं जा सकता। तो एक तरफ गोल है कानून एक हो और दूसरी तरफ राइट है धर्म की आज़ादी हो। बस यही है पूरी बहस की असली जड़। तो जो लोग यूसीसी के पक्ष में हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है जेंडर जस्टिस का। उनका कहना है कि इससे पोलिगमी यानी एक से ज़्यादा शादी और इनहेरिटेंस यानी विरासत में होने वाले भेदभाव जैसी प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा ये एक इंडियन आइडेंटिटी को मजबूत करेगा, अलग अलग पर्सनल लॉज के जाल को हटाकर लीगल सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगा और उनके मुताबिक असली सेक्युलरिज्म लाएगा, जहां कानून और धर्म अलग अलग हों। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनके डर क्या हैं? उनका सबसे बड़ा डर ये है कि ये आर्टिकल 25 से मिली रिलीजियस फ्रीडम पर एक हमला है। उन्हें इस बात की चिंता है कि एक कानून के नाम पर कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी का कानून सब पर थोप न दिया जाए। इससे देश की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग रीति रिवाज हैं, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। और पता है, ये बहस कोई नई नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस पर एक बहुत ही क्लियर स्टैंड था। उन्होंने उस वक्त कहा था, उनका कहना था कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि धर्म को इतना बड़ा दायरा क्यों दिया जाए कि वो शादी और इनहेरिटेंस जैसे सिविल मैटर्स में भी सरकार को कानून बनाने से रोक दे। साफ शब्दों में वो यूसीसी के पक्ष में थे। तो देखिए, दशकों तक ये बहस सिर्फ किताबों में और डिबेट्स में चलती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडिया में अब 2 स्टेट्स हैं जहां इसका एक रियल वर्ल्ड टेस्ट हो रहा है। पहला गोवा, जहां पहले से एक कॉमन कोड चला आ रहा है, और दूसरा उत्तराखंड, जिसने अभी हाल ही में अपना यूसीसी लागू कर दिया है। तो चलिए इन दोनों स्टेट्स के कानून में फर्क देखते हैं। गोवा का जो कोड है वो 1867 का पोर्चुगीज सिविल कोड है। इसका एक की फीचर है कम्युनियन ऑफ एसेट्स, यानी शादी के बाद प्रॉपर्टी में हस्बैंड वाइफ का 50-50 हिस्सा। वहीं उत्तराखंड का जो नया कानून है 2024 का, उसका फोकस है बेटे और बेटी को विरासत में बराबर का हक देने पर। लेकिन दोनों में कंट्रोवर्सीज भी हैं। गोवा का कोड पूरी तरह यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें कैथोलिक्स के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। और उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया गया है, जिसे लेकर काफी बहस है। एक और बड़ा फर्क, गोवा का कानून सब पर लागू होता है, जबकि उत्तराखंड ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे बाहर रखा है। तो ठीक है, ये सब हो गई लीगल और पॉलिटिकल बातें, लेकिन इन सब का एक आम इंसान की जिंदगी पर, रोजमर्रा की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? फायदे क्या हैं और डर क्या है? तो आइए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ या सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो फैलाई जा रही है। सवाल यह है, क्या यूसीसी आने से लोगों के फेरे या निकाह जैसे रिवाज बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बात एकदम साफ होनी चाहिए। यूसीसी का फेरे लेने या निकाह पढ़ने से, यानी आपके धार्मिक रिवाजों से, कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि यूसीसी रेगुलेट क्या करता है? आइए देखते हैं। नंबर 1, ये शादी के लिए एक यूनिफॉर्म लीगल एज तय करेगा, सबके लिए एक। नंबर 2, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगा। नंबर 3, पॉलीगमी
यानी एक से ज्यादा जीवन साथी रखने पर सभी नागरिकों के लिए बैन लग जाएगा। नंबर 4, डिवोर्स के लिए यूनिफॉर्म ग्राउंड्स और प्रोसीजर्स होंगे। और नंबर 5, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विरासत यानी प्रॉपर्टी में सबको बराबर का हक मिलेगा, खासकर बेटियों को। तो इससे सीधा सीधा फायदा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा महिलाओं के लिए है। उन्हें प्रॉपर्टी और डिवोर्स में बराबर के अधिकार मिलेंगे। सबके लिए एक सिंपल, फास्ट और कम कंफ्यूजिंग लीगल सिस्टम बनेगा। और कपल्स के लिए शादी का एक सेक्युलर फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह, लेकिन ये सबके लिए होगा। अब बात करते हैं डर या चिंताओं की। पहला डर तो यही है कि सरकार पर्सनल और रिलीजियस मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। दूसरा एक डर ये भी है कि अलग अलग कम्युनिटीज की जो यूनिक कस्टम्स हैं, उनकी पहचान कहीं खत्म ना हो जाए। और तीसरा, उत्तराखंड के कानून के बाद ये चिंता भी बढ़ी है कि पर्सनल लाइफ चॉइसेस में, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स, सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ सकता है। तो अब जब उत्तराखंड ने पहला कदम उठा ही लिया है, तो आगे क्या? आगे का रास्ता कैसा दिखता है? आगे की कहानी कुछ ऐसी हो सकती है। 2024 में उत्तराखंड का यूसीसी दूसरे स्टेट्स के लिए एक टेम्पलेट या मॉडल बन चुका है। इसको ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। 2025 तक हम देख सकते हैं कि गुजरात और असम जैसे दूसरे स्टेट्स भी उत्तराखंड मॉडल पर अपने यूसीसी बिल्स तैयार करना शुरू कर दें। और उसके बाद 2026 और आगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उत्तराखंड लॉ पर आएगा, वही स्टेट लेवल यूसीसीज का पूरे देश में फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आखिर में पूरे बहस आकर इसे एक क्रूशल सवाल पर रुक जाती है। क्या इंडिया एक ऐसा बैलेंस खोज सकता है जहां जेंडर जस्टिस भी मिले और इस देश की अनमोल डाइवर्सिटी, इसकी विविधता को कोई ठेस भी ना पहुंचे? तो इस आखिरी सवाल पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।